सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनिकेत ठाकुर मैथ्स यूट्यूब चैनल। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। क्या आपको ये पता है कि वेरिएबल्स वेरिएबल्स मतलब चर राशि क्या होती है? पता है सबको? तो चर राशि वो होती है जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, उनको क्या बोला जाता है? चर राशियां। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड, कहीं कहीं एल एम एन, कहीं कहीं ए बी सी। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है चर राशियां। ठीक है। अब हमारे इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा, इसके लिए हम लोग ने बहुपद पढ़ा था। बहुपद, तो बहुपद में हम लोगों ने क्या देखा था कि बहुपद में एक ही चर रहता है, एक ही चर रहता है, और ये कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है या नहीं? ऐसे ही हम लोग ने देखा था द्विघात बहुपद, तो उसमें भी हमने बोला था एस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? ये द्विघात बहुपद है। ऐसे ही हम लोग ने त्रिघात बहुपद देखा था, तो ये रैखिक था, ये द्विघात था। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? अपने चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब अच्छा, रैखिक का मतलब क्या होता है बताओ जरा। जैसे इसमें दो की घात है तो ये द्विघात है, इसमें कितने की घात है? एक की घात है, तो ये क्या है? ये रैखिक है। कौन सा है? ये रैखिक है। इसका मतलब रैखिक का मतलब होता है कि जो भी चर राशि होगी उसकी घात कितनी होनी चाहिए? उसकी घात एक होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको? जो भी रैखिक की जहां भी बात आएगी, रैखिक का मतलब होता है कि जो भी चर राशि है उसके ऊपर एक की घात रहेगी। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है दो चर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहले तो हम देख लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण बनता कैसे है। अच्छा, समीकरण में और बहुपद में क्या अंतर होता है? कोई भी बहुपद है, कोई भी बहुपद अगर उसके सामने क्या लग जाए? इक्वल और जीरो। उसके इक्वल में अगर जीरो हो जाए तो वही, जैसे हम ये लिखें यहाँ पे, ये एक रैखिक बहुपद है, अगर इसके इक्वल हमने जीरो लगा दिया तो ये क्या हो गया? ये हो गया रैखिक समीकरण। क्या हो गया? ये रैखिक समीकरण। क्लियर है? सबको समझ में आया? तो देखो, हम दो चर वाला रैखिक समीकरण बना के आपको बता दे रहे कैसे बनता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। अब बोलोगे सर आपने तो जीरो बोला था, वहां पे सी हो गया, अब कैसे ये रैखिक समीकरण है? तो देखना, यहाँ पे अपन फिर से जीरो कर लेते हैं। तो ए एक्स प्लस वी वाई, सी का किया यहाँ पे ट्रांसपोज इक्वल्स टू जीरो। सी का हम लोगों ने पक्षांतर कर लिया, तो अगेन उस तरफ कितना लिखा है? जीरो लिखा है। इसमें चर कितने हैं? दो चर हैं। कौन कौन से? एक्स और वाई। और अगर उस तरफ जीरो है तो ये एक रैखिक समीकरण है। हर एक चर की घात कितनी है? एक एक घात है। कितनी घात है? एक एक घात है। इसका मतलब ये समीकरण भी है, ये रैखिक भी है, इसमें दो चर भी है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बोलेंगे इसको? दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्लियर? तो हम पूरे चैप्टर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या आप पढ़ने वाले हैं? युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ जरा। युग्म का मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब होता है पेयर। ये तो एक रैखिक समीकरण है, ये तो दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, ऐसे दो जब तो पेयर बनेगा। इसका मतलब दो अलग अलग रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको बना लेते हैं। a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू जीरो। ये एक रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ना ये। हमें तो केवल रैखिक समीकरण समझना है, मतलब दो चर होने चाहिए तो एक्स वाई है और उस तरफ जीरो है, इक्वल का साइन है। ऐसे ही दूसरा बना लो, इसको बोल देंगे ए टू एक्स प्लस वी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो कर लो। ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये दोनों कितने लोगों को समझ में आए कि ये दोनों रैखिक समीकरण हैं, वो भी दो चर वाले। अब बोलोगे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है सर? तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है।
उस वाले में A1 B1 C1 है, पहले वाले में, दूसरे वाले में A2 B2 C2 है। इनको और अच्छे से समझना है तो और अच्छे से समझ लो, जरा देखो यहाँ पे। देखना जरा। जैसे अगर हम ऐसे लिख दें 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, एक हमने लिख दिया 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। तो हमें क्या देखना है, दो चर हैं क्या दोनों में? हाँ, दो चर हैं। उस तरफ जीरो है क्या? नहीं है जीरो। जीरो को बनाने के लिए 7 का इस तरफ पक्षांतर कर लो, ऐसे ही 2 का इस तरफ पक्षांतर कर लो, तो पहला वाला हो जाएगा 2x धन 5y ऋण 7 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाला हो जाएगा 8x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो दोनों में जीरो जीरो है, दोनों में उस तरफ क्या है? जीरो जीरो। दोनों में दो चर राशियां हैं, इसका मतलब ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरण हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको ये समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, और रैखिक समीकरण क्या होता है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, और दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण कितने रहेंगे? दो रैखिक समीकरण रहेंगे, तो वो युग्म बन जाएगा। सिंपल है। चलो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे है, इस अध्याय में दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म को समझने, उन्हें ग्राफीय रूप से प्रस्तुत करने और बीजगणितीय रूप से हल करने पर केंद्रित है। मतलब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण समझ चुके हैं, उनका ग्राफीय रूप समझेंगे और उनको बीजगणितीय रूप से हल करना समझेंगे इस चैप्टर में। यही है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमें ग्राफीय रूप और बीजगणितीय रूप समझना। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसा समीकरण जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में। अब अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि बी जो है, देखना जरा, हम क्या बोल रहे हैं कि ए का मान प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ एक्स के साथ ऐसा मत समझना कि ये प्लस आई का साइन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी प्लस का ही साइन आएगा। अगर हमने जैसे मान लो हमने सी का वैल्यू -5 ले लिया, आ रही बात समझ में, तो इसी में ए एक्स प्लस बी वाई -5 हो गया। बी का वैल्यू हमने इसमें 1 ले लिया, ए का वैल्यू हमने -2 ले लिया, तो ये हो जाएगा -2x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी हो सकता है। तो ये इसका एक मानक रूप है। क्या है? मानक रूप। तो इसको याद रखना। अच्छा देखो, उन्होंने यहाँ पे बोला भी है कि एबीसी क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है माने परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं, और अगर परिमेय है तो फिर पूर्णांक हो सकती हैं, पूर्णांक है तो पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, और पूर्ण संख्याएं तो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, एक के बाद एक ग्रुप बनते जाते हैं इनके। ठीक। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जो ए है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जो बी है वो भी कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ये जीरो के इक्वल हो गया, आप खुद सोचना, देखना जरा, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर ए का मान 0 कर दें हम, तो फिर ये इतना बचेगा बस। देखो ये तो पूरा टर्म क्या बन जाएगा? कट जाएगा। ये केवल क्या बचेगा? बी वाई प्लस सी बचेगा। बचेगा नहीं? तो क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण रह गया? नहीं रह गया दो चर वाला, इसमें केवल एक ही चर है। ऐसे ही अगर हमने बोला कि अगर बी का मान 0 हो जाए, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, फिर ये वाली रह जाएगी, तो ए एक्स प्लस सी रह जाएगी। तब भी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं रह गया, फिर ये एक चर वाला रैखिक समीकरण रह जाएगा। कितने चर वाला? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक। तो जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जैसे ये है, ठीक, तो इसका हल निकलता है कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसको हम एक्स वाई से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? एक्स वाई से, जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। चलो इस लाइन को हम समझा ही दे रहे हैं आपको। जैसे हमने लिखा 2x माइनस 2y इंटू 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना, फिर से लिख दिया, 2x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम आपसे कहें कि इसमें x का मान 1 रखो, y का मान भी 1 रखो, तो रखो जरा। तो 2 इंटू
1, एक्स की जगह पे 1 रखा, -4 इंटू 1, वाई की जगह पे 1 रखा, +2 इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा, 2 1 जा 2, -4 1 जा 4, +2। अच्छा ये टू और 2 कितने हो गए? ये हो गए 4, 4 में से माइनस किया तो कितना आ रहा? 0 ही आ रहा। माने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है? राइट हैंड साइड है या नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रैखिक समीकरण है दो चर वाला इसका इसका हल x, y के रूप में लिखा जाता है ब्रैकेट में। तो हमारे x और y के मान कितने हैं? 1, क्या है x और y का मान? 1, तो इसका हल लिखा जाएगा 1, क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है? तो एक जो रैखिक समीकरण होगा उसका हल हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। पहले x लिखा जाता है और फिर y लिखा जाता है, और x और y का मान अगर हम समीकरण में रखते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। क्लियर? फिर देखो क्या बोल रहा है, ग्राफीय रूप से यह एक सीधी रेखा को निरूपित करता है। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, किसका? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें a b c कोई वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ये हमारा x है, ये y है, तो क्या बनेगा? एक सीधी रेखा बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ये बात सबको क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए सबको ये बात। जैसे कि हम और बता दे रहा है आपको, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, इसमें कितने चर हैं पहले तो हमें ये बताओ। एक चर तो ये x है, एक चर तो ये y। ठीक, अच्छा इसकी हमें तुलना करना है किससे? ax प्लस by प्लस c से। ठीक, इसकी क्या करना है? तुलना करना है। अगर तुलना करना है तो बताओ a का मान कितना है? x का गुणांक देख लो, x का गुणांक देख लो कितना है? 2 है। तो b का अगर मान पूछे तो b y का गुणांक देख लो, तो y का गुणांक कितना है? 3 है। और c माने अचर पद, तो इसमें अचर पद और इसमें अचर पद कितना है? तो c का मान कितना है? 5। कितना है? 5। तो ये हम अभी तक एक ही रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, अभी हम युग्म पे नहीं आए हैं, एक ही रैखिक समीकरण। अच्छा अगर इस जो हमने लिखा, चलो एक और लिख दे रहे हैं, x प्लस 5y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये एक दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। अच्छा हम इसका हल निकालें, चलो हल और ग्राफ दोनों बता दे रहे हैं हम आपको। देखो जरा, देखो हल में अगर हम इसमें x का मान 2 रखें और y का मान भी 2 रखें, देखना जरा क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2 धन 5, y की जगह पे 2 रखा, -12 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 धन 5 दूनी 10 -12 इज इक्वल्स टू 0। तो 10 और 2 कितने हो गए? 12 -12 इज इक्वल्स टू 0। 12 में से 12 गए, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो होगा इसके हल। और इसको लिखेंगे कैसे इसके हल को? x, y 2, 2, पहले x का मान और फिर y का मान। बताओ ये बात सही है क्या? ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक। अच्छा इसका ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, तो इसका और एक सरल सा ग्राफ हम आपको बना के बता दे रहे हैं। x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका ग्राफ बना के बता दे रहा है। इसका ग्राफ जब भी अपन बनाएंगे तो y को इसी साइड रखेंगे और x और अचर पद को उस तरफ भेज देंगे। तो हमने y को इसी तरफ रखा, x का उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो -x, और 1 का उस तरफ पक्षांतर कर दिया तो -1। क्या ये बात क्लियर है सबको? अच्छा अब जिन लोगों से ग्राफ बनाते बनता होगा उनको पता होगा कि ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनानी पड़ती है, तो ऊपर x की वैल्यूज और नीचे y की वैल्यूज लिखनी पड़ती है या नहीं? चलो बताओ जरा। x का मान पहले 0 रख लेंगे, अगर हम x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? ये तो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। y का मान कितना? -1। अगर x का मान 1 रख लिया तो ये -1 और -1 कितना हो गया? -2। कितना? -2। अगर हम x का मान -1 रखें, अब बताना जरा क्या होगा। देखो एक माइनस पहले से लगा है, ये -1, ये -1, ये माइनस और माइनस कितना हो गया? प्लस, और 1 - 1 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब -1 पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। चलो x का मान -2 रख लो अब। तो अगर माइनस, देखना जरा, -2 -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 कितना? 1 आ रहा है।
चलो इतने ही से ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इतने ही से ग्राफ बना के देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना बस, इसको मिटा दें हम, इसको मिटा दें। ये सारी चीजें अपनी कॉपी में नोट कर लेना सब लोग, इसको हम मिटा रहे हैं अब। ठीक, हाँ अब अपन को क्या बनाना है, अब अपन को ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो देखो जरा, ये कौन सा अक्ष कहलाता है? ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। दूसरी साइड, ठीक, ये था एक्स अक्ष, ये था वाई अक्ष। अच्छा, इसमें यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट होते हैं? 0,0। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 और -3। ऐसे इतने ही में ग्राफ बन जाएगा, ज्यादा तो अपन को जाना नहीं। अब x का निर्देशांक 0 है और y का कितना है? -1। तो x का 0 y का 0 दोनों यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अपन चाहिए क्या? y का -1। तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, तो ये वाले पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा? इस वाले पॉइंट का नाम बताओ हमें। 0, फिर आ जाओ जरा 1 और -2 पे। तो ये 1 है और ये -2 है, तो इन दोनों को मिलाया हमने अगर, तो यहाँ पे मिलेंगे ये, तो इसका नाम हो गया 1 और ये -2। फिर है -1 पे 0, तो ये x का -1 है और ये y का 0 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा -1, 0। फिर आ जाओ -2, 1, x का -2 और y का 1, इसका मतलब ये यहाँ पे, तो ये -2, 1। अच्छा, अब देखो जरा क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो तो जरा, चारों पॉइंट एक ही लाइन में है। चारों पॉइंट कैसे हैं? एक ही लाइन में है। तो मिलाओ इसको जरा, मिलाना। अगर हमने इसको मिलाया, अगर हमने इसको मिलाया तो हमें क्या मिल रहा है? इसका ग्राफ बताना जरा, क्या मिल रहा है इसका ग्राफ? एक सरल रेखा। क्या मिल रही है? स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं सरल रेखा। क्या ये बात सबको क्लियर है कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसको अगर हम लोग बनाए तो उसका ग्राफ कैसा बनता है? एक सरल रेखा बनती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे, जो है रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब हमारे पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण होते हैं, कितने? दो होते हैं, तो उन्हें रैखिक समीकरण युग्म कहा जाता है। हम लोग ने रैखिक समीकरण समझ लिया और युग्म भी समझ लिया। वही चीज यहाँ पे दी हुई है कि देखो भैया, अगर इस तरीके से है कि a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी है a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये एक रैखिक समीकरण है और ये एक रैखिक समीकरण है। तो इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? युग्म। तो ये दोनों हो गए रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है। अब आ जाओ जरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे। एक मिनट, अब आ जाओ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज पे। क्या है? संगत युग्म क्या होता है? संगत माने कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। जब रैखिक समीकरणों का युग्म कम से कम एक हल दे दे तो उसे क्या कहा जाता है? संगत। क्या कहा जाता है? संगत। कब? जैसे हमारे पास दो रैखिक समीकरण के युग्म है, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7, एक हो गया, 3x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, इसको वो ट्रांसफर करके जीरो ले आओगे तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जीरो ही बचता है एट द एंड। तो अगर ऐसे दो रैखिक समीकरण युग्म हैं और उनका कम से कम एक हल तो आ ही रहा है, कम से कम एक हल तो आ ही रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संगत। ठीक, तो ये दो प्रकार के होते हैं संगत वाले। कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जिनका एक ही हल आ जाता है, एक ही हल आता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनंत हल। जिसका एक ही हल आएगा, समीकरणों को हल किया और एक ही हल आया, तो अद्वितीय हल। और जिसमें बहुत सारे हल आ रहे हैं उनको अनंत हल बोलेंगे। ठीक,
ये हल क्या है, अब हल का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे ये दो लाइंस लिखी हैं, ये दो रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं, रैखिक समीकरण की, तो इनमें एक्स और वाई के कुछ मान होंगे जिससे दोनों क्या बन जाएंगे, दोनों सेटिस्फाई होंगे। एक्स और वाई के वो मान जिसको ये दोनों सेटिस्फाई करें। जैसे अभी हमने देखा था पिछली स्लाइड में कि एक्स और वाई की मान रखे थे तो क्या हो रहा था, जीरो बन रहा था। ऐसे ये दोनों समीकरण जो हैं ये दोनों जीरो बन जाएंगे तो एक ही एक्स वाई के मान पे, तो उसी को बोलते हैं इसका हल। अब आ जाओ यहाँ पे जरा, संगत और स्वतंत्र। तो संगत समझ में आ गया कि एक हल हो, कम से कम एक हल होगा तो संगत बोलेंगे। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक हल तो होना ही चाहिए। तो संगत तो है मतलब इसका एक हल तो कम से कम होगा, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट। क्या बोला जा रहा है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। समीकरणों का हल एक ही बिंदु होता है, केवल और केवल एक ही बिंदु। रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु, अच्छा अभी मैंने बताया था कि जो रैखिक समीकरण होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इनका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक सरल रेखा। तो ऐसे हमारे पास दो हैं तो एक सरल रेखा ये बन गई, एक ये बन गई ना, देखो एक पॉइंट पे क्या करा, कट करा या नहीं, बात समझ में आ रही है। दो रैखिक समीकरण है अपने पास, युग्म है, तो इसका मतलब दो लाइंस बनेगी और जहां पे ये काटेंगी एक ही बिंदु पर काटेंगी। कहाँ पे काटेंगी, एक ही बिंदु पर। कब, जब संगत हो और स्वतंत्र हो। संगत हो और स्वतंत्र, स्वतंत्र माने एक दूसरे से स्वतंत्र है, एक दूसरे से उनका कुछ लेना देना नहीं है, तो वो कहाँ काटेंगी, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटेंगी। कहाँ काटेंगी, एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर। ठीक, इनका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है काटती हुई रेखा, लिखा ही हुआ है काटती हुई रेखा। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, थोड़ा सा इसको समझ लो बस। तो अब आ जाओ यहाँ पे, संगत एवं आश्रित, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट माने संगत भी हैं, माने कम से कम एक हल तो है ही, लेकिन क्या है, आश्रित है। आश्रित का मतलब क्या होता है, देखो आश्रित का मतलब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको समझ लेना ध्यान से। कि जैसे ये एक लाइन लिखी है, इसको ठीक अच्छे से देखो तो जरा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, और ये जो लाइन लिखी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ये एक दूसरे पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम इस वाली लाइन में दो का गुणा कर दें, देखो तो दो का कितना बना 4, तीन का कितना बना 6, 6 का कितना बना 12। मतलब जो पहली सरल रेखा लिखी रहेगी, जो पहला अपना लिखा रहेगा, वो उसी से दूसरा बनेगा, उसी में दो का, तीन का, पांच का, 10 का, कुछ का गुणा करके बना होगा, माने एक दूसरे से अलग नहीं होगी वो। जैसे यहाँ पे था संगत और स्वतंत्र में, तो ये दोनों लाइंस है ना, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आ रही है बात समझ में, देखो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे साइन भी सेम रहेंगे, साइन भी सेम रहेंगे, साथ साथ क्या होगा, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में कुछ ना कुछ गुणा होगा। ऊपर वाली में दो का गुणा करने पे नीचे वाली लाइन आ रही है, आ रही है ये बात समझ में। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं, दोनों समीकरण जो एक ही रेखा को दर्शाती हैं, माने कि अगर अपन इनका ग्राफ बनाएंगे ना, तो जैसे ये ग्राफ बना, इसी के ऊपर बन जाएगा दूसरी लाइन का ग्राफ। आ रही है बात समझ में। और जब ये इसी के ऊपर बन गई तो इसने कहीं कट तो किया नहीं, लेकिन टच हर पॉइंट पे कर रही है। आ रही बात समझ में। जैसे हमने एक लाइन बनाई, उसी के ऊपर ये दूसरी वाली लाइन का ग्राफ बन गया, तो कट तो कहीं कर नहीं रही, टच कर रही है, तो कहाँ पर, बहुत सारे पॉइंटों पर। इसलिए इसके कितने हल हो जाएंगे, अनंत हल। कितने हल, अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल होंगे इसके, अनंत हल होंगे। ठीक, और इसका ग्राफ एक ही रेखा पे स्थित होता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नहीं आई है तो हम और अच्छे से समझा देगा इसकी। चलो देखो जरा, संगत। ठीक, संगत का मतलब होता है कम से कम एक हल, कम से कम एक हल। ठीक, अब संगत के अंदर दो चीजें आ गई, संगत और स्वतंत्र। वो दूसरा आ गया संगत और आश्रित। समझना इसको ध्यान से, तो देखना जरा, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, फिर हमने लिखा x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। तो ये लाइन जो है ये रैखिक समीकरण है और ये रैखिक समीकरण, इन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना ही देना नहीं है। कर लो जिसका गुणा करना, ये कभी ये ना इससे कभी बनेगा ना इससे ये कभी बनेगा, और इनको जब हम हल करेंगे तो हमारा एक ही मान आएगा,
एक ही मान आएगा, एक ही हल आएगा, एक ही हल। और जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे ना तो एक लाइन ऐसी जा रही होगी, एक ऐसी जा रही होगी, कहाँ काटेंगे, केवल और केवल एक ही पॉइंट पे काटेंगे, केवल और केवल एक ही। फिर आ जाओ संगत और आश्रित। तो संगत और आश्रित इस तरीके के होते हैं, x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 है। अब देखना हम नीचे एक लिखें, जो अच्छी ध्यान से देखना, तो 4x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 16। अच्छा हमें बताओ इन दोनों में कुछ समझ में आ रहा है? देखो अगर इस वाले में हम 4 का गुणा करें तो यही तो प्राप्त होगा, 4x 4 3 12 और 4 चौके 16। तो इनको इनके कितने हल होते हैं? इनके बहुत सारे हल होते हैं। एक एक्स वाई का मान मिल गया, फिर एक और मिल गया, फिर एक और मिल गया, ऐसे करके अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। और इसका ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ ग्राफ ऐसे बनता है कि एक इसका ग्राफ बनाया तो भी वहीं पे बना, और इसका ग्राफ बनाया तो भी उसी लाइन के ऊपर से चला गया। इसीलिए तो ये लाइन हर जगह टच करती रहती है। तो इसके कितने हल आ रहे हैं? अनंत हल। कितने हल? अनंत हल। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो संगत हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। क्लियर? अब आ जाओ जरा असंगत पे। किस पे आना है? असंगत पे। तो बोल रहा है कि जब कोई हल नहीं होता तो युग्म को असंगत कहते हैं। कब? जब कोई हल नहीं होता। तो इसकी रेखाएं समांतर होती हैं, कभी मिलती नहीं। जैसे ये दोनों रेखाएं हैं, इसकी रेखाएं समांतर होती, जब कोई हल नहीं है तो असंगत है। माने एक रेखा ये और एक रेखा ये दोनों कैसी रेखाएं हो गई? समांतर। अगर ये रेखाएं कहीं कटाई नहीं करेंगी, कहीं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तो हल भी नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता। ठीक, तो ये है, ठीक है ना, ये बिल्कुल वही चीज लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है, देखना जरा ध्यान से। यहाँ 2 का 4 हुआ, 3 का 6 हो गया, लेकिन 6 का 12 नहीं हुआ। 6 का 12 नहीं हुआ ना, माने x और y की जो क्या है गुणांक है वो तो डबल हो गए। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ पे ये डबल नहीं हुआ। तो इसको हम और अच्छे से समझाएंगे। अभी बस इतना याद रख लो कि जो असंगत होते हैं उनका पहली बात तो हल नहीं होता, और उनका ग्राफ समांतर रेखाएं बनती है। क्या बनती है? समांतर रेखाएं। क्या बनती हैं? समांतर रेखाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है उसको बहुत अच्छे से देखो। क्या लिखा हुआ है? रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय निरूपण और हल की प्रकृति। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? हल की प्रकृति। अच्छा ये सब काय में होना है? ये सब जिसमें होना हम वो बता दे रहे पहले। जैसे अपने पास दो रैखिक समीकरण युग्म रहेंगे, a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, एक ये हो गया। और एक हमारे पास रहेगा a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी अपन ने पढ़ा है कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है, चलो बाद में बताएंगे वो। सबसे पहले ये दो, इनका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगी? रेखाएं बनेगी। कैसे रेखाएं बनेगी? आ रही है बात समझ में? तो 3 टाइप की अलग अलग रेखाएं बनेगी, वो समझ लो पहले, यहीं पे हम बता दिए। जैसे या तो ऐसी रेखा बन सकती है, एक ये रेखा गई, एक ये रेखा गई, इसने एक जगह पे काट दिया। या तो ऐसी रेखाएं बन सकती है कि ये एक रेखा गई और इसी के ऊपर से एक और रेखा निकल गई, एक ये केस बन सकता है। या फिर एक तीसरा केस बनता है कि ये ऐसी चली गई और एक इसी के नीचे से ऐसी चली गई, माने ये दोनों समांतर रेखा है। जब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से गुजर जाती है ना तो उसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। क्लियर है? क्या बोला जाता है? संपाती रेखा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो देखना हम इसको लिख लें, ax1 प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है a2x प्लस v2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू, ये दोनों। तो इसमें एक कंडीशन रहती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता किसके? b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता b1 अपॉन b2 के। इनको बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोला जाता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। हल होता है इनका अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल। केवल एक अभिनिष्ट बिंदु होता है। ठीक, तो अपन को केवल इतना याद रखना है, बहुत ध्यान से समझना, कि प्रतिच्छेदी रेखाओं की कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है काय की? b1 बटे b2 के। इतना याद रख लो, फिर और अच्छे से क्लियर होगा। अभी अपन का एग्जांपल देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का कितना हल होता है? केवल एक हल। कितने हल? केवल एक हल। दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, समझना ध्यान से। जैसे ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक ही हल होगा।
अच्छा ये कैसे हैं? अभी अपन ने देखा था संगत और असंगत, तो ये संगत है, इनका कम से कम एक हल मिल रहा है, तो ये कैसी है? संगत है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ जरा दूसरी कंडीशन पे कि दो रेखाएं अगर दो रैखिक समीकरण दिए तो वो संपाती भी हो सकती है। कब संपाती होंगी? संपाती तब होंगी जब A1 बटे A2 इक्वल्स टू B1 बटे B2 इक्वल हो जाए C1 बटे C2 की। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक, इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो जाए बिल्कुल। जैसे अभी अपन ने देखा था संगत और आश्रित में एक दूसरे पे आश्रित थी, वो एक दूसरे पे आश्रित थी, तो वैसा ही केस अगर बन जाए एक दूसरे पे बिल्कुल आश्रित है, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर हो जाए तो ये कहलाती है संपाती। और इसके कितने हल निकलेंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत सारे हल। इसका कैसा ग्राफ बनेगा? एक रेखा और उसी के ऊपर दूसरी रेखा, तो हर जगह टच करेंगे, हर जगह टच करेंगे, तो कितने हो जाएंगे हल इसके? अनंततः अनेक हल हो जाएंगे। इसकी प्रकृति क्या होगी? संगत तो देखो है ही, एक हल मिल गया तो संगत, और लेकिन एक हल के बावजूद ये एक दूसरे पे कैसी हैं? डिपेंडेंट भी हैं। कैसी हैं? डिपेंडेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसी हैं ये? डिपेंडेंट। क्लियर हो जाना चाहिए सबको। अब आ जाओ जरा पे आ जाओ, तो हमने पढ़ा है कि अगर अपन ग्राफ बनाएं और दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को टच ना करें तो उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो उसकी कंडीशन ये है कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, लेकिन ये बराबर ना हो किसके? C1 बटे C2 के। अगर तीनों बराबर हैं, अगर तीनों बराबर हैं तो संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर लेट गई दोनों रेखाएं। लेकिन अगर आगे के दो तो बराबर हैं और C1 बटे C2 बराबर नहीं है, तो इनका फिर कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और अगर एक भी हल नहीं मिल रहा तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? असंगत। कैसी हो गई? असंगत। एक हल मिल रहा, संगत। एक से ज्यादा हल मिल रहा है, संगत और आश्रित। और एक भी हल नहीं मिल रहा तो असंगत। क्या ये बात क्लियर है सबको? चलो अच्छे से इसको समझ लो, नोट कर लो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों का प्रकार बताइए। तो चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और दूसरा लिखा हुआ है 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अच्छा, इसकी तुलना करेंगे हम हमेशा, पहले वाले की तुलना हमेशा करेंगे कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से, और दूसरे वाले की तुलना हमेशा करेंगे अपन कैसे? बताओ कैसे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ सबको? तो हमें पहले वाले में से देख के बताओ a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। तो देखो ये है, ये कितना है? ये a1 है, तो a1 का मान कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। v1 का मान कितना हो गया? 2। और c1 का मान बताओ। अब देखो c1 यहाँ पे है और वहां पे 0 है, लेकिन वहां पे 6 लिखा हुआ है, तो इस 6 को क्या करो? पक्षांतर कर लो, तो यहाँ पे -6 और वहां पे 0 हो गया। ऐसे ही 12 का कर लेंगे तो यहाँ पे -12 और वहां पे कितना? 0। तो C1 का मान कितना हो गया? माइनस का 6। ऐसे ही A2 कितना है? 6 है। B2 कितना है? 4 है। और C2 कितना है? -12। कितना है? -12। तो लिखो जरा, A1 बटे A2 का मान कितना है? 3 बटे 6। ऐसे ही निकला है, कॉमा B1 बटे B2 का मान कितना है? 2 बटे 4। और C1 बटे C2 का मान कितना आया? -6 बटे -12। तो इनको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माने 1 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माने 1 बटे 2। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 माने 1 बटे 2। तीनों का मैंने मान एक सा आ गया। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। याद करो, ये कंडीशन किसकी है? ये है किसकी? संपाती रेखाओं की। कैसी है? संपाती रेखाओं की। संपाती रेखाएं हैं। संपाती रेखा मतलब ये है कंसिस्टेंट माने संगत, और इसके बहुत सारे हल आते हैं। संपाती रेखा माने एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर लेटी हुई है, तो संगत तो है ही और आश्रित भी है। क्या है? संगत और आश्रित। संगत और आश्रित। बताओ ये बात समझ में आ गई सबको या नहीं कि संगत और आश्रित कब होते हैं? ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन खटाक से करके देखो। A1 का मान कितना? 2। B1 का मान कितना? 3। C1 का मान कितना? 7। इसमें A2 का मान कितना? 4। B2 का मान कितना? 6। C2 का मान कितना? 15।
ठीक, ये बात समझना जरा। तो हमें बताओ ए वन बटे ए टू जल्दी से कितना, 2/4 माने 1/2। फिर निकाला अपन ने B1/B2 मतलब 3/6 मतलब कितना, 1/2, 3 से 6 कट जाता। C1/C2 माने 7/15, माने आगे के दो तो बराबर हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर काहे के नहीं है, C1/C2। ये बात समझ में आ रही है, देखो जरा, 1/2 ये बराबर आए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं आए। तो इससे ये जो समीकरण है इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन कब बनती है, देखो ये कंडीशन बनती है जब समांतर रेखाएं हों। कौन सी रेखाएं हों, समांतर। तो ऐसे में आगे के दो तो बराबर होते हैं, लेकिन ये लास्ट वाला C1/C2 बराबर नहीं होता। पहले तो ये कंडीशन तीनों नोट कर लेना है और ये पूरी टेबल अच्छे से याद कर लेना है। अगले सेशन में हम लोग इनके बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।